जंगल में गाय भैंस बकरी चरा रहे होते और इन गालों में तंबाकू गुटखा दबा रहे होते और किताबों की मेहरबानी ना हुई होती मुझ पर, तो हम भी आज कहीं गैती फौड़ा चला रहे होते। किताबें सपनों को सजाती हैं, बच्चों को किताबों से जोड़ो और यहाँ वहाँ दिखावे में भटकने से अच्छा है पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। और सरकार जो सुविधाएं देती है मुझे लगता है सबसे बेस्ट सुविधाएं होती हैं, बस उसको हम आत्मसात करें, हम प्रयास करें और उस सिस्टम के साथ जुड़कर मेहनत करें तो सफलता मिलती है। जब हर एक वर्ग आगे बढ़ेगा, सफल होगा, तो मेरा राष्ट्र अपने आप मजबूत होगा। कहते हैं जिस समाज में कहानीकार, फिल्मकार, इतिहासकार, साहित्यकार न हो, उनकी सफलता असफलता की कहानी भी सामने नहीं आती है। आजकल 12th फेल कहानी की बड़ी चर्चा है। एक फिल्म है और जिसमें सवर्ण समाज के अधिक IPS है। सब पहला सवाल तो कि 12th फेल, तो अगर वो 12th एक बार फेल हुए होंगे, 2 बार फेल हुए होंगे, 12th फेल IPS बन ही नहीं सकते हैं। फिर बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनमें कोई मिर्च मसाला नहीं है और जिन्होंने अधिकारी बनने के बाद अपने आप को ज़्यादा साबित किया है। उनकी आंखों में वो दर्द है, तकलीफ़ है कि वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, जिस तरह के इकोनॉमिकल सोशल सोसाइटी से आते हैं, वहाँ के लोगों को मौका मिले। इसलिए जब भी देखेंगे आप तो DSP संतोष पटेल को कभी बच्चों के साथ, कभी गरीब मजदूरों के साथ, मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला था। एक बार कुछ मजदूर आ रहे थे, आगरा से जा रहे थे वो, और उनकी मजदूरी रख ली गई थी। DSP संतोष मध्य प्रदेश में इनका कार्य क्षेत्र है। वहाँ उन श्रमिकों से इनकी मुलाकात हुई और जब इन्होंने उनकी तकलीफ़ें सुनी तो उसी दिन उन श्रमिकों का पैसा उनके हाथ में आ गया। एक अधिकारी कैसे दर्जनों श्रमिकों के चेहरे पर खुशी ला सकता है और उसका जो मेहनत की कमाई है वो दे सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो लगातार इस देश के गरीब लोगों को, जिनके साथ जातिवाद होता है, जिनके साथ लैंगिक भेदभाव होता है, हर उस मजबूर को जिसकी न जाति न धर्म देखते हैं DSP संतोष पटेल, और उसको कोशिश करते हैं कि भरसक जस्टिस मिले। और सबसे खास बात है कि इनका जो सोशल बैकग्राउंड है वो इस देश के तमाम SC ST OBC गरीब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। इस देश के उन छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा जिनको लगता है कि पैसा नहीं है, लाचार हैं, बेबस हैं, ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो अधिकारी नहीं बन पाएंगे। मैंने इंट्रो में ही बहुत कुछ बताया क्योंकि बहुत ज़रूरी था, इसलिए वीडियो ज़रूर देखिए और घर घर तक पहुंचाइए। DSP साहब बहुत बहुत स्वागत है। और कब सपना देखना शुरू किया कि इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाना है, अधिकारी बनना है? आप सभी को मेरा जय हिंद। मतलब 2 तरह का होता है, एक आदमी सपना लेके काम करता है और हमारे सपने तो नहीं लिए थे, लेकिन ये ज़रूर था कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं था कि हमें DSP बनना या पुलिस की नौकरी में जाना है। हम तो निकले थे इसमें कि एक अच्छी कोई नौकरी मिल जाए। अब वो पुलिस की नौकरी मिली तो मुझे लगा हमारे प्रयास अच्छे रहे होंगे। आपके घर में बंदूक था? नहीं, लाइसेंसी? नहीं। आपके दादा फौज में थे? नहीं। चप्पल भी किसी पर नहीं उठाया होगा? चप्पल तो नहीं उठाया, पर डंडा हमारे ऊपर जरूर उठाया। आप पर डंडा जरूर उठाया? नहीं, आपने किसी पर चप्पल नहीं चलाया ना? आजकल एक फिल्म है उसको लेकर बढ़ाया हुआ है। DSP साहब से मेरी बात हुई है, इनके पिताजी राजमिस्त्री का काम करते थे, अब काम छोड़ दिया, करते हैं अब तो घर की चुनाई करते थे। किसान कम्युनिटी से भी हैं। कितनी गाय नहीं, भैंस है। कितनी? 2 अभी भी? हाँ, अभी भी है ना। अभी घर से घी लेके आते हैं जब भी जाते हैं घर। माता जी अभी? हाँ, माता जी निकाह करती हैं घर से। पहला आदमी है घर के जो आप ग्रेजुएशन किए हैं? हाँ, हमारे परिवार में मेरे से पहले कोई ग्रेजुएशन तो किसी ने की नहीं थी। छोटा भाई एक ग्रेजुएट है? अब तो और हो गए, छोटा भाई हो गए, जो है कुछ चाचा भी हो गए। पर परिवार 150 लोगों का परिवार है, तो उसमें अब तो 2 4 6 लोग ने ग्रेजुएशन। पहली नौकरी मिली रेंजर की? नहीं, फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड की? हाँ। आगे क्या लक्ष्य तय किया है? आगे लक्ष्य तो मैं जिस सर्विस में हूँ तो मेरा तो ये मानना है कि शक्ति अगर हाथ में हो तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। प्रयास करता हूँ कि मुझे जो शक्ति मिली है मैं इसका उस व्यक्ति के लिए उपयोग करूँ जिसका कोई सहारा नहीं है। रेलवे स्टेशन है वहाँ जंगल में, तो मजदूर लोग ही आते हैं। बहुत गांव का रेलवे स्टेशन है, बहुत छोटा सा, तो दिन में एक ही ट्रेन जाती है। जी जी जी, हाँ हाँ ठीक है। इसके अलावा कोई ट्रेन नहीं जाती। वो मेरे बंगले के मतलब
बाहर पेड़ के नीचे 10-15 बोरी लिए बैठे थे। ओहो, आराम कर रहे थे। हाँ, तो मैं एक बाहर से आया, आरटी कॉल होती है हमारे यहाँ, रेडियो टॉक होती है डेली, एसपी सर लेते हैं पुलिस विभाग में। तो आरटी कॉल थाने से अटेंड करके पैदल टहलते हुए आ रहा था। तो मुझे लगा कि ये डेरा डालने वाले हैं, आसपास कहीं डेरा डालेंगे। और उस समय चल भी रहा था कि ये जो डेरा वाले इनकी चेकिंग करते रहें, कहीं चोरी वोरी तो हो जाती है छोटी मोटी, तो कहीं ऐसे लोग तो नहीं हैं। तो उस बहाने मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, क्यों आए हो। तो वो उनने बोले हमें एसडीओपी साहब से मिलना है और हमारे पैसे नहीं दिए। आलू खोदने गए थे हम लोग आगरा, तो सेठ ने हमारे लगभग 60,000 रुपये खा लिए। बोले 30,000 दे रहा था, बोले लेना हो तो लो, नहीं लेना तो भाग जाओ। तो बोले हम लोग लेके नहीं आए, हम बोल के आए कि हम जाके अपने यहाँ शिकायत करेंगे। तो उनने कहीं देखे होंगे वीडियो या मेरे बारे में सुना होगा या किसी ने सलाह दी। आपके जुरिडिक्शन के वो लोग नहीं थे, लेकिन आप ही से मिलने आए। उसमें से कुछ लोग थे मेरे जुरिडिक्शन के, रहने वाले यहीं के, लेकिन गए वो वहाँ थे। तो मेरे से मिलना, उन्हें पता नहीं था मैं हूँ। तो मैं पहले उनसे बात करता रहा पूरा, जब मैटर समझ में आया तो फिर मैंने बताया कि चलो आपका मैं प्रयास करता हूँ, अभी साहब से तो नहीं मिल पाओगे लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। तो मेरा एक साथ में जो वहाँ पर ड्राइवर था और वहाँ एक चौकीदार था, तो उसने बता दिया, बोले साहब यही हैं। तो वो फिर उनने जब मुझे समस्या बताई तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि हम अपना अगर पूरा प्रयास। कैसे मैनेज किया आपने? उनको कॉल किया? उनका नंबर था उनके पास, मैंने तत्काल उनको फोन लगाया, बोला आप 2 घंटे में इनके पैसे दो, नहीं तो ये आदिवासी हैं, मैं SC/ST में मुकदमा दर्ज करूँगा और फिर आप पैसे भी दोगे और बंद भी होगे, बड़ी परेशानी में आ जाओगे क्योंकि आपके मजदूरों का शोषण कर रहे हो, नहीं दे रहे हो। फिर क्या फिर इन्होंने बताया कि यहाँ से हमें भेजा था किसी ने मजदूरी के लिए। मजदूरों के साथ एक चीज़ रहती है, वो डायरेक्ट कहीं नहीं जाते, कोई ना कोई गाँव आसपास का होता है बिचौलिया जो भेजता है। मैंने वहाँ पुलिस भेजी तो वो कोई तो उससे जब हमने बात की, उसको पुलिस गई तो उसने फट से फिर बात की और पैसे बुलवा के उनको 60,000 रुपये मेरी सामने नगद 2-3 घंटे में पूरे पैसे दे दिए। बहुत सेटिस्फैक्शन मिला होगा। अरे बहुत बहुत है, मतलब बहुत खुशी हुई। वो आज भी मतलब आते हैं वो लोग, जब भी वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें बड़ी उम्मीद रहती है कि पुलिस हाँ मदद करती है। आपकी प्रायोरिटी होती है कि जो बेसहारा है, जिसका कोई नहीं, उसकी मदद की जाए। मैं बिल्कुल इस बात के लिए प्रयास करता हूँ हमेशा, चाहे रास्ता में चल रहा होता हूँ तो मुझे मालूम है कि जो ठेला वाला ठेला पलट रहा था और आप जो उसको बचाएं, तूफान था ना। ये छोटे छोटे काम होते हैं जो मतलब कई ये लोग छोटे छोटे काम लग रहे हैं आपको? हाँ, छोटे। इस देश में जिस दिन FIR दर्ज होना शुरू हो जाए लोगों का, जुनून लोगों का, और पुलिस, मुझे तो बड़ी शिकायतें हैं वैसे में, लेकिन मुझे पुलिस पर भरोसा भी है क्योंकि हमारा संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पुलिस के पास ही जाएंगे। जिस दिन FIR होने लगे सिर्फ लोगों का, तो क्राइम रुक जाएगा। बिल्कुल, कानून भी इसी दृष्टि से बना है। CRPC की जो धारा 154 है वो तत्काल कहती है कि कोई भी अगर संज्ञेय अपराध है तो आपको FIR करनी पड़ेगी। और कई थानेदार, थाना प्रभारी निपटे भी हैं इसमें जब FIR नहीं करते। तो मैं भी प्रयास करता हूँ कि अगर जाति और धर्म को देखकर पुलिस वालों को काम नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, जाति धर्म से तो नहीं होता इसमें तो बिल्कुल ही। आप तो आज के समय में तो मतलब SC/ST वाला कोई आता है तो उसकी तो फट से कार्रवाई होती है क्योंकि वो इतना टफ एक्ट है। धारा उसमें 4 है, लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अगर मान लो सिद्ध है उसके साथ मारपीट हुई, कहीं भी उसको खून निकला हुआ है तो ये प्रूफ है कि मारपीट हुई है उसको, तो पुलिस को तो करना ही है। और कई बार तो मतलब ऐसे भी केस आते हैं कि झूठे हो जाते हैं। वो 1-2-3 केस मेरे पास आए कि उन्होंने स्वयं उंगली काट ली और गांव में लोगों से लड़ाई थी तो उनके नाम लिखवा दिया। वहाँ भी इस्तेमाल होता है लोगों का। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। आप थोड़ा सा, हम आपके फैमिली बैकग्राउंड में जा रहे हैं कि कैसे आपने तैयारी की, कैसे लोगों को, जो युवा आपको देख रहे हैं, जो आज जिनके आंखों में सपना है IAS IPS बनने का, अधिकारी बनने का, उनको क्या सलाह देंगे? मेरी तो ये सलाह है कि हम लाखों रुपए कोचिंग में न लगाने की बजाय प्रयास करें सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि मेरा ये स्वयं का भी अनुभव है। मैं भी पहली बार जब इंदौर में था उस समय तो मैंने घर से पैसे बुलाए 7,500 कोचिंग के लिए। तो मैं एक कोचिंग में गया तो उनने पहले फट से 500 रुपये बोले रजिस्ट्रेशन करो, 5,000 और दो। तो मैं तो उस दिन 500 लेके गया था तो 500 दे दिए। अगले दिन गया तो बोले पैसे दो नहीं तो मत आना। तो मुझे लगा यार ये जो पहले दिन जो पढ़ा रहे इतना तो मुझे पहले ही से आ रहा है। अब ये मैं जाके मैंने देखा ये किताबों में तो मैंने 6वीं 7वीं 8वीं में सामाजिक विज्ञान में पढ़ा, भूगोल जो है सौरमंडल पढ़ा रहे, 8-9 ग्रह तो हमें याद थे पहले से।
तो मुझे लगा ये क्या अलग तो कुछ पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा तो वही रहे, फैक्ट तो ये क्रिएट कर नहीं लेगा कोई भी कोचिंग वाला होगा, फैक्ट तो जो किताबों में लिखा वही पढ़ाना है। तो फिर मैंने बाकी 7,000 की किताबें खरीद ली, दोबारा कभी गया नहीं वापस। फिर मैंने सेल्फ स्टडी की, मेरा पहले सिलेक्शन फॉरेस्ट गार्ड में हो गया। फिर मैं गांव में और जंगल में रहकर पढ़ता रहा और 15 महीने की पढ़ाई थी और मेरा दूसरा प्रयास था पीएससी का, उसमें सीधे डीएसपी में मेरा सिलेक्शन। अब आप यूपीएससी देना चाह रहे देंगे? अब तो पढ़ नहीं रहा, अभी मैं भी थोड़ा सा छोड़ दिए पढ़ाई, लेकिन जो तो आप सलाह दे रहे हैं कि लोग सेल्फ स्टडी ज़्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। जितना कोचिंग फी दे रहे हैं उतना की किताबें खरीद के सेल्फ स्टडी कीजिए, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा देखो आज के समय बहुत सारे संसाधन हैं और मेरा ये मानना है कि देखो जो तकलीफें हो तो यूट्यूब पर बहुत गाइडेंस सारी है। चीज़ यूट्यूब ऑनलाइन है, किताबों में लिखा है, आप किसी से फ़ोन करके पूछ लो। आज के समय में सलाह देने वालों की कमी क्या है? भारत देश में राय और चाय फ्री में मिलती है, कहीं भी ले लो, लेकिन कोचिंग में नहीं फ्री में मिलती, वहाँ पैसा लगता है। तो मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि खाना दो तरह का होता है, कोई रोटी बना के दे देता है तो हम खा लेते हैं, तो उसमें कई सारी कमियां भी निकालते हैं, मन वो नहीं होता, लेकिन जब हम स्वयं बना के खाते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, भले ही थोड़ा बहुत जल भी गया होगा ना, वो भी उसका स्वाद आता है। और जब हमें खाना बनाना आता है तो हम दूसरों को भी बना के खिलाते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं, लेकिन जब हमें खाना बनाना नहीं आता हम दूसरे के भरोसे ही बैठे रहते हैं। ऐसे ही कोचिंग है, अगर आप उनके भरोसे रहोगे तो उन्हीं के भरोसे बैठोगे, अगला टॉपिक सब कब पढ़ाएंगे सर, कब आएंगे, उसी के भरोसे बैठो। लेकिन अगर आप स्वयं के दम पे हो तो रात को 2 बजे भी जाग के आप नए टॉपिक की शुरुआत करो। तो आपको भी तो ऑफर आया होगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में फोटो छपवा लो या हमारे यहाँ विज्ञापन दे लो, कुछ पैसे ले लो? नहीं, ऐसा कोई, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर बहुत फेमस भी हैं। लोगों ने फोटो वोटो एक आध जगह देखने को मिली कि उनने छाप दी मिले उले परिचित थे, तो वो चीज़ें होती हैं। ऑफर वगैरह तो ऐसा कोई आया नहीं मेरे को, तो मैं यही सलाह वो जो देता हूँ माता जी के साथ जो वीडियो आपका वायरल हुआ पहला, अपनी माँ से बात करते, तो उनको पता था कि मेरा बेटा अधिकारी बन गया है? हाँ वो तो मालूम था, वो तो मतलब नौकरी के 5 साल बाद की बात है वो तो। अच्छा। हाँ, अब पुलिस विभाग में क्या रहता है कि हम लोग नौकरी में रहते तो घर जा नहीं पाते ज़्यादा, जब गए तो त्यौहार वगैरह में तो वर्दी पहन के तो वैसे ही नहीं जा पाते। फर्स्ट टाइम वर्दी पहन के वहाँ मतलब वीवीआईपी ड्यूटी थी, सतना में आए थे माननीय गृह मंत्री जी, तो उनकी ड्यूटी पे गया था, तो वहीं रास्ते में मेरा गांव पड़ता है घर, तो रात में मैं सोचा रुक लेता हूँ। तो जब पहुँचा तो माँ के घर पे थी नहीं, घर सोना डाला था, तो मैंने पूछा कहाँ है, तो चाचा का लड़का था, तो बोले खेत में है, घास काट रही है भैंस के लिए। तो वहाँ पहुँच गए, बोला चलो यार वीडियो बनाते रहना, तो उसने वीडियो बना लिया। तो वो जो वार्तालाप हुआ था माँ से वो बड़ा भावुक था और बहुत ही मतलब। तो सोशल मीडिया पर जो आप वीडियो डालते हैं उसका मोटिव क्या है? कि एक अवेयरनेस कैंपेन हो, पुलिस के प्रति लोगों की भावना मतलब सोच बदले? पुलिस, आपने कई वीडियो देखा है जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप डरिए मत, कुर्सी आप, मैंने आपका वीडियो देखा है, आप कुर्सी पर बैठिए, नीचे क्यों बैठे हैं? आज भी ये बिल्कुल ट्रेंड है। मेरे ऑफिस में बहुत से लोग आते, गांव के जो लोग आएंगे तो वो चप्पल बाहर उतार आएंगे, बाहर बैठ जाएंगे, वहाँ के जैसे कुर्सी में बैठा हूँ नीचे बैठ जाएंगे फर्श पे। ये जो रियल में जो पीड़ित तो गांव के लोग आते हैं ना, वो आज भी वो करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप कहीं ऐसे। तो मैं ये जजमेंट पास करूं कि गरीब परिवार से जब लोग ज़्यादा अधिकारी बनेंगे तो वो बहुत संवेदनशील तरीके से काम करेंगे। अब बिल्कुल वो रहता है, भावनाएं रहती हैं, जो जिसने जैसा देखा जीवन में तो वो उसको महसूस करता है कि मतलब हम भी जब कभी मतलब थाने गए नहीं का, जब पढ़ते थे कभी कभार मोटरसाइकिल पकड़ लेते थे तो उसके लिए हमें कितने प्रयास करने पड़ते थे, तो फील आता है कि यार छोटी सी बात के लिए अपनी कोई कमी तो है नहीं, लेकिन कितनी हेलमेट नहीं है। हाँ हेलमेट नहीं है या फिर तो कमी थी, फिर चलो ठीक है, कई बार छोटी छोटी चीज़ें रहती तो समझाने पे भी काम हो जाता है। तो वो आपने देखा है, मैंने आप लोगों को कोर्ट कचहरी के पाले में बहुत कम पालते हैं, जो घर का गिरवांश है, जो छोटे मोटे गिरवांश है, जो उसको कोशिश करते हैं कि आपस में सुलह हो जाए। एक सोशल पुलिसिंग भी जरूरी है। ये तो खैर सरकारें भी इसके तरह के प्रावधान करती है, बिल्कुल कम्युनिटी पुलिसिंग। माननीय न्यायालय भी कर रही है अभी समझौता समाधान आपके द्वार के माध्यम से, और टारगेट है सभी का, क्योंकि एक केस जब न्यायालय में चलता है तो 2-3 साल लग जाते हैं। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा का, भाई भाई की लड़ाई हो गई और उसमें पेशी पर पेशी होती है, लास्ट में निर्णय कुछ नहीं होता, वो भी समझौता। एक लीगल प्रावधान है ये। हाँ लीगल प्रावधान, लेकिन अब समझौते की ओर प्रावधान किया गया, लोक अदालत चलाई गई है। हाँ। तो लोक अदालत में जो निर्णय हो जाता है, अगर आपका हमारा समझौता हो गया तो उसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो वो समझौते को भी प्राथमिकता दी गई। उसमें क्या रहता है, कम खर्च में कम समय में अच्छा न्याय मिलता है।
और मेरा मेरा भी मानना है और न्यायालय का भी मानना है कि संतुष्टि ही न्याय है। आप जैसे लोगों के अधिकारियों की वजह से पुलिस के प्रति लोगों की धारणा भी बदलती है कि पुलिस हमारे लिए है, पुलिस हमारी रिच में है। जैसे दिल्ली पुलिस को लेकर कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस भारत में सबसे रिचेबल पुलिस है, तुरंत रिच में है लोगों की। ग्रामीण इलाकों में थोड़ी धारणाएं अलग हैं। तो आपकी पोस्टिंग ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में होती है, तो भी मतलब एक लोग थोड़ा डरे सहमे रहते हैं पुलिस स्टेशन आने से। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा दूरी रहती है, आने जाने के साधन भी नहीं रहते और उन्हें थोड़ा अवेयर भी नहीं होते। एक धारणा है कि भारत में पुलिस व्यवस्था जो है ना, पुलिस गरीबों को फंसाती है और अमीरों को बचाती है। अब ऐसा नहीं है, फंसाती तो नहीं है, बचाने का तो मैं नहीं कह सकता पर फंसाने का बहुत कम, ऐसा नहीं है। आज के समय में किसी को फंसाना मतलब बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि किसी को एक कमरे में बंद कर दो तो फिर पूछो उससे क्या उसका दर्द होता है। और हवालात जेल जो काटेगा फ्री में निर्दोष, तो अगर कोई ईश्वर को मानता होगा तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा पाप है और इससे ज़्यादा। इसलिए भारत का संविधान भी कहता है कि भले 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये न्याय सिद्धांत ये कि किसी निर्दोष को तो मत फंसाओ। अगर आप किसी को न्याय नहीं दिला पा रहे हो तो किसी निर्दोष की मत फंसाओ। आप सेटिस्फाई हैं काम से? हाँ, मैं तो सेटिस्फाई रहता हूँ। मैं अपने से ज़्यादा, मुझे लगता है सामने वाला मेरे से संतुष्ट हो जाए तो फिर मेरी यही संतुष्टि है और मैं यही प्रयास करता हूँ। लोग का रिस्पांस कैसा लगता है? रिस्पॉन्स कई बार बहुत वर्कलोड भी बढ़ता होगा, जिम्मेदारियां बहुत होती होंगी, फोन कॉल्स बहुत आते होंगे लोगों को, क्योंकि आप जहां आप डीएसपी हैं तो कितने थाने आपके अंदर आ जाते हैं? कम से कम आधा दर्जन, एक दर्जन? नहीं, 4 थाने हैं। 4 थाने। हाँ। तो वहाँ पूरे इलाके के लोग आपको, अब तो देश भर से लोग आपको फोन करते होंगे। हाँ, फ़ोन तो बहुत आते हैं और छोटे छोटे मैटर रहते, फैमिली वाले तो दूर दूर से आ जाते हैं। लोग बोले सर सब जगह प्रयास कर लिया और मान नहीं रही है, मान नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा एक बार प्रयास कर लो, आप समझा सकते हो, शायद समझ जाए। तो बहुत तेजी से फेमस हुए हैं आप। अब प्रसिद्धि का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं काम करता हूँ, प्रयास करता हूँ। और पुलिस विभाग में बहुत चर्चा होती होगी आपकी, एसपी साहब या जिला साहब के? हमारे बहुत अच्छे हैं, एसपी साहब हमेशा अप्रिशिएट करते हैं अच्छे कामों को, क्योंकि साहब का ही हमारे कहना है कि जब अखबार छपता है तो उसमें एक पेज पुलिस के लिए रहता है, पुलिस की न्यूज़ के लिए, और उसमें ज़्यादातर नेगेटिव खबरें होती हैं कि ये मर्डर हो गया, पुलिस नहीं पहुंच पाई, या अगर पुलिस पहले रोकती तो ये कट्टा नहीं चलता, बंदूक नहीं चलती। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की कमियां छपती हैं ज़्यादातर। और फिल्मों में भी ऐसा दिखाया गया कि पुलिस डरावनी चीज़ है, पुलिस का नेगेटिव रोल दिखाया गया। हाँ, परसेप्शन है। हाँ, परसेप्शन है लोगों को। तो साहब का भी हमारे कहना है कि जब अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो क्यों ना दिखाएं। अगर हम प्रयास करते हैं लोगों के साथ अच्छा करने के लिए, और काम करती है पुलिस, ऐसा तो नहीं कि तो आपकी वजह से तो पुलिस महकमा को ज्यादा मतलब क्रेडिट मिल रहा है और ज्यादा उनकी तारीफ हो रही है, भरोसा बढ़ रहा है। बहुत से लोग हैं वो पुलिस विभाग में जो अच्छा करते हैं। अच्छा तो बहुत मैक्सिमम हर पुलिस वाला प्रयास करता है और करता है, लेकिन मेरे जैसे मध्य प्रदेश पुलिस में और भी कई अधिकारी हैं जो काम करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हाँ पुलिस अच्छा करती है। ये अच्छा है, ये इसको तो मतलब हर पुलिस अधिकारी को करना चाहिए। जो आप कर रहे हैं बेहतर चीजें उसको दुनिया को बताइए, और इसके लिए अब कोई अखबार और टीवी के मोहताज नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया है। हाँ बिल्कुल, इसे गुड टूल का अच्छा है, बिल्कुल सही साधन है। और इसको तो सरकारी मान्यता मिलनी चाहिए कि हर पुलिस अधिकारी, जैसे दुनिया के देशों में पुलिस के सामने भी कैमरा होता है, पैकेट पर कैमरा, सर पे कैमरा और पीछे भी कैमरा लगा रहता है पुलिस वालों का, ताकि वो अकाउंटेबल रहें। नहीं, सही है और होना चाहिए। आप देखते हैं क्या होता है। मेरा तो ये मानना है कि शासन का हर एक तंत्र, कोई मंत्री जी हैं या लोकतंत्र में कोई भी है, तो वो भी अपने अच्छे कार्यों को दिखाते हैं सोशल मीडिया से। हर कोई, सरकार का भी आपको बहुत समर्थन मिलता है, एप्रिसिएशन मिल रही है आपके मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से, हाँ, जब अच्छा काम होता है तो लोगों को लगता है कि नहीं अच्छा है ये, और प्रयास अच्छा है पुलिस का, एक कहीं ना कहीं छवि बनती है। और हम भी एक सरकार के एजेंसी है, अंग है। भले ही सरकार के पास बहुत से विभाग है, लेकिन पुलिस कभी सीएम हाउस से कॉल नहीं आया? इसके पहले आया था, मतलब लास्ट ईयर, तो उनसे बात भी होती थी और फिर अप्रिशिएट किया उन्होंने। हाँ, अप्रिशिएट किया। तो उनकी मैडम का आया था सीएम साहब की, तो फिर बात हुई और बहुत से जैसे कोई काम हुए तो फिर थ्रू मैसेज, अगर मैसेज पहुंच गया तो तत्काल वो हो जाता था। एक बंदा था, अंधा था, उसकी दोनों आंखें उसमें खदान में चली गई थी, ब्लास्टिंग हुई होगी, और वो शराब वगैरह भी पीता था, तो उसका इलाज करवाना था। तो मैंने मैसेज किया
और ट्वीट किया तो उन्होंने फट से रिप्लाई किया और उसका ग्वालियर के सबसे अच्छे तो आप ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव हैं, फेसबुक पर या एक्स पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर? मैं तो सोशल मीडिया में अभी फ़िलहाल फेसबुक में ही एक्टिव था, तो बाकी कोई अच्छा ये काम पहला वीडियो कौन सा था आपका जो हो सकता है हमने ना देखा? पहले वीडियो तो बहुत रहे हैं। मैं कोरोना के समय से प्रयास किया, फील्ड में आया था 2020 में। उस समय मैं अपनी फेसबुक आईडी नहीं चलाता था ना, पेज, लेकिन उसी समय मतलब अच्छे हमने प्रयास किए थे। मेरा सबसे पहला वीडियो था जो बहुत चला था, फेमस हुआ था कोरोना के समय। एक सब्जी वाला था, तो बहुत सारी सब्जी भरे था क्योंकि मार्केट बंद हो जाते थे, सुबह आई रात में आई और फिर वो घर घर जाके सेल करता था। लॉकडाउन का समय भी था, तो हम लोग अभी गश्ती कर रहे थे, कोरोना का समय था, तो हम लोग सब उतर के उसको गाड़ी को धक्का दिया था और उसका हमारे ड्राइवर ने वीडियो बना लिया था। तो बहुत वीडियो चला था उस समय। वो ऐसे ही हुआ था, वो कोई प्लान नहीं था? वो आप कोई प्लान तो वैसे अभी भी नहीं, कभी प्लान तो करते ही नहीं। मतलब कोई मिल गया रास्ते में तो उसको अपन स्क्रिप्टेड नहीं है सब कुछ? नहीं, स्क्रिप्टेड वाला तो कुछ नहीं होता। वो अलग बात है, कोई चीज़ जैसे वीडियो में आपने कहीं अगर कविता सुन ली, शायरी, तो वो थोड़ा बहुत मोटिवेशन के लिए, पढ़ने वालों अगर स्टूडेंट्स का वीडियो है तो उसमें थोड़ा बहुत अपन मोटिवेशन के लिए करते हैं। बाकी गरीब बच्चों को स्कूल पहुंचाना चाहते हैं आप, चाहते हैं कि सब बच्चे स्कूल रहें, शासन प्रशासन और सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी उन तक पहुंचे। ये मैं अपने आप को भी बोलता हूँ, आपने बोला तो 4 लाइन सुनाता हूँ कि जंगल में गाय भैंस बकरी चरा रहे होते, जंगल में गाय भैंस बकरी चरा रहे होते और इन गालों में तंबाकू गुटखा दबा रहे होते, और किताबों की मेहरबानी ना हुई होती मुझ पर तो हम भी आज कहीं गैती फौड़ा चला रहे होते। तो मैं मानता हूँ, मैंने एक बहुत लाइन मेरी चली थी कि किताबें सपनों को सजाती हैं, किताबें सपनों को सजाती हैं, बच्चों को किताबों से जोड़ो। किताबें सपनों को सजाती हैं, बच्चों को किताबों से जोड़ो, और यहाँ वहाँ दिखावे में भटकने से अच्छा है पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। तो मैं प्रयास करता हूँ, मुझे मालूम है कि शिक्षा की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम सही में पढ़ते नहीं, शिक्षा की ओर नहीं जाते, तो आज मैं जो बता रहा हूँ वही कर रहे थे, जो क्योंकि हमारे पिता जो करते हैं वही बच्चे सीखते हैं और वही करते वो। लेकिन मुझे मालूम है कि शिक्षा किस तरह से सूरज के उजाले की तरह जो आसपास का अंधेरा भी दूर कर देती है और लोगों को एक अच्छा जीवन भी देती है। तो मैंने शिक्षा ली, तो मैं मोटिवेट करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि किसी को मेरी बदौलत अगर कुछ अच्छा रास्ता मिल जाए। और उसमें ये भी मुझे मालूम है कि मेरा कुछ नहीं लग रहा, मेरे अंदर तो पैसे लग रहे हैं, लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं, हर ज़िले में एसटी और एससी के हॉस्टल रहते हैं। उसमें मैंने देखा, मेरे जहाँ पोस्टिंग थी, कि 30 में से 15 सीटें खाली थी, बच्चों ने एडमिशन ही नहीं लिए। अब क्यों नहीं लिए, उसके पीछे एक वजह थी कि उनके कागज़ नहीं, आधार कार्ड नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, उनका जन्म घर पे हो गया, तो उनके किसी के पिता नहीं है, किसी की माँ नहीं है। तो फिर मैंने बताया कि शक्ति का सदुपयोग करना। मेरे पास शासन की गाड़ी होती है और मैं फ़ोन कर देता हूँ तो आधार वाला भी फट से बना देता है। वो चीज़ें प्रयास किए मैंने, 30 में से लगभग 7-8 बच्चों को एडमिशन दिलाया उसमें। और आज अभी नए वर्ष पे मिलने गया था, उनको ट्रैक सूट भी दिए, तो बड़ा अच्छा लगा। पढ़ तो नहीं पाया, पर हिंदी पढ़ाई मैंने, तो उसने पढ़ा लगभग 30 सेकंड में पढ़ा उसने सारे, जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मैंने उसको लिख के दिया। तो मैंने उसको इनाम भी दिया और बड़ी खुशी हुई कि अच्छा चलो कुछ तो कर रहे हैं। सोचिए, एक मेरे दोस्त हैं आर.एस. परवीन, अब वो उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, आईपीएस थे, और उन्होंने तेलंगाना आंध्र प्रदेश की पूरी एजुकेशन पॉलिसी को बदल दिया, सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर कर दिया कि वहाँ से पढ़े लिखे बच्चे अब आईएएस, आईपीएस, आईआईटी, आईआईएम और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। अब क्या इच्छा है कि मौका मिले तो और क्या करना चाहते हैं? अच्छा है तो हम तो यही अभी जो कर्म पथ पे चले हैं, चलते रहेंगे इसी में और देखते हैं कहाँ पहुँच। गरीबी से निकलने का रास्ता एजुकेशन। हाँ बिल्कुल, गरीबी से, शोषण से, हर चीज़ से शिक्षा है। आप जब देखिए, अब देखो इतना अंतर होता है। हमारे गांव में सब जो चलता है, जैसे कोई महिला कुछ करे तो कमेंट्स करते, बोले तू सती सावित्री नहीं है। आप सुना है, आपने भी सुना होगा। हाँ, तंज करते हैं लोग। जैसे कोई महिला कहे कि यार मैंने तो ये कर ही नहीं सकती, ये तो झूठा आरोप लगा रहा, तो बोलते हैं सती सावित्री नहीं है। अब ये सावित्री जी हमारे मतलब ग्रंथों में पढ़ा है, लोगों ने सुना है, पढ़ा भी नहीं होगा, वो अनपढ़ है, वो कहा जाना कि सती सावित्री कौन थी, क्या हुआ। वही एक सावित्री फुले जी हैं। जब पढ़ेगा आदमी तो पता चलेगा ना कि ये शिक्षा से कहाँ पहुँचे हो और शिक्षा की शुरुआत कहाँ हुई। तो उदाहरण इसका क्यों नहीं लोग देते कि मतलब
मतलब ये भी तो उदाहरण दिया जा सकता है कि मतलब पढ़ लिख के मैं सावित्री फुले बनूंगी या पढ़ाऊंगी दूसरों को। तो जब पढ़ेंगे लोग तो लोगों को पता चलेगा शिक्षा से अधिकारों की जानकारी होगी। संविधान पढ़ेंगे, आपको ज्ञान नहीं होगा तो पुलिस वाला मान लो कोई बता देगा कि ये धारा में तुम्हें बंद कर देंगे, तो डर के बैठ जाओगे, बोले साहब छोड़ दो जैसे भी हो। ज्ञान है तो आप बताओगे नहीं सर ये तो धारा लगती नहीं, ये तो मतलब उस जब कोई आपको ज्ञान होगा तो आप सही बताओगे कि ये धारा मैंने ये गलती की नहीं जो आप बता रहे हो। तो शिक्षित होने के बाद हमारे अंदर ज्ञान आता है, और ज्ञान आता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और उसे उसका हक भी मिलता है, और कामयाबी तो फिर मिलती है। उन युवाओं को आजकल बहुत क्रेज है। अब तो खैर जब से संविधान लागू हुआ है, एक दौर था इस देश में जब मनुस्मृति का दौर था, लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जाति कुव्यवस्था थी, वर्ण कुव्यवस्था थी। आज भारत का संविधान लागू है, सबको बराबर का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है। क्या कहेंगे उन लोगों का जो गरीब हैं, आर्थिक वजह से लाचार हैं, लेकिन बड़े सपने देखते हैं, जो आपकी तरह अधिकारी बनना चाहते हैं? सपने बड़े देखना कोई जुर्म नहीं है ना, कोई बड़ा काम है, ये तो बहुत हर कोई देखता है। हम जब सो जाते हैं तो रात में अपने आप कुछ ना कुछ सपने आते हैं, बड़े भी आ सकते हैं, लेकिन उनको पूरा करने का हमारे पास रोड मैप होना चाहिए, हमारा पूरा प्लानिंग होनी चाहिए, और उस प्लानिंग के अनुसार काम करना जरूरी है। कोचिंग के बदले आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करेंगे? मैं तो सभी को बोलूँगा भैया कि सेल्फ स्टडी पे करो। इतने लाखों रुपए के साथ जब कोचिंग में देने की बजाय अपनी पढ़ाई पे लगाओगे तो शायद बहुत कुछ कर लोगे। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट ना? सबसे बेस्ट है वो, तो उससे अच्छा कुछ ही नहीं है। सेल्फ स्टडी मतलब बहुत ही अच्छा काम है, और किसी के हाथ पैर भी नहीं जोड़ना, ना कहीं परेशान होना। आपको अंदाजा है आप पूरे देश में कितने फेमस हैं? अब अंदाजा तो नहीं है अभी। अंदाजा मिलियंस व्यूज होते हैं आपके वीडियो पर, सारे समाचार चैनलों में आप चलते हैं। प्रयास करते हैं हम कि लोगों की मदद हो। और मुझे एक चीज़ समझ में आया कि जब कोई वीडियो देखते हैं, कमेंट्स अगर हम पढ़ें तो लगता है कि हमने नेचुरली जो किया है वो लोगों को पसंद आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर भी आप अवेयरनेस चलाते रहते हैं, लोगों से, बच्चों को जागरूक करते हैं कि संविधान, भारत का संविधान, ये सब आप पढ़िए। हाँ, मैं बोलता हूँ, मैं भी जैसे मैं हिंदू धर्म का हूँ, मानता भी हूँ और मैं पूजा भी करता हूँ, तो लेकिन मैं बोलता हूँ कि हमारी शिक्षा के लिए, हमारे अधिकारों के लिए हमें संविधान पढ़ना पड़ेगा। जब हम संविधान पढ़ेंगे तो हमें कानून का ज्ञान होगा। संविधान बहुत ज़रूरी है, हर किसी को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। संतोष जी, एक और आखिरी सवाल, आपका समय भी बहुत कीमती है। खासकर युवाओं को मैं चाहता हूँ कि ये जो मकरजाल में जो लोग फंसे हुए हैं, ट्यूशन के मकरजाल में, सरकारी स्कूल, सरकारी किताबें भी अभी भी बहुत कारगर है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, इच्छा शक्ति है तो सरकार से बड़ा कोई होता नहीं है, और सरकार जो सुविधाएं देती है मुझे लगता है सबसे बेस्ट सुविधाएं होती हैं। बस उसको हम आत्मसात करें, हम प्रयास करें और उस सिस्टम के साथ जुड़कर मेहनत करें तो सफलता मिलती है। सरकार की तरफ से अगर मतलब ऐसा मतलब सरकारी स्कूल भी आजकल बहुत अच्छे हो गए हैं, सभी जगह टीचर्स, देखिए कोई भी प्राइवेट टीचर्स होता है ना, तो वो प्रयास करता है कि सरकारी नौकरी लगे, सरकारी स्कूल में टीचर बन जाए। और मैंने देखा अभी हमारे एमपी में जितने भी अच्छे अच्छे टीचर थे सब सरकारी टीचर बन गए। तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है, अच्छे लोग हैं वो तो सरकारी नौकरी पे, सरकारी संस्थाओं में ही है ना, तो फिर पढ़ाई भी सरकारी चीज़ों में अच्छी होनी चाहिए। तो कई बार जब हम खुद रुचि लेंगे तो सरकारी संस्थाएं मजबूत होंगी, और जब सरकारी संस्थाएं मजबूत होंगी तो मतलब हर एक वर्ग का विकास होगा, हर एक वर्ग को मौका मिलेगा, और जब हर एक वर्ग आगे बढ़ेगा, सफल होगा, तो मेरा राष्ट्र अपने आप मजबूत होगा, तो देश बहुत मजबूत होगा। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है तमाम तकलीफें हों, तमाम तरह के ब्रेकर हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन निराश मत होइए। और डॉक्टर संतोष पटेल जो है, डीएसपी डॉक्टर संतोष पटेल, वो इस बात के आपके सामने जीता जागता सबूत हैं। राजमिस्त्री, इनके फादर राजमिस्त्री थे, माँ हाउसवाइफ हैं, और इन्होंने तय किया कि जीवन में कुछ करना है। शुरुआत नीचे से की, पहले क्लर्क की जॉब मिली, अब अधिकारी हैं, और आगे भी कोशिश जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे जो सबसे खास बात लगती है, आम घरों से लोग जब सिस्टम में आएंगे तो आम लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं एक बात जोड़ूंगा कि इनके पास बाप दादा की बंदूक भी नहीं थी,
इन्होंने कभी किसी तरह का कोई हिंसा भी नहीं फैलाया, तो शायद इन पर फिल्में ना बने। लेकिन हमारी कोशिश है कि ऐसे तमाम लोग जो भारत के संवैधानिक मूल्यों को मानते हुए आ गया है, और संविधान ने सबको मौका दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में संविधान का राज है। संविधान की चक्की देर पीसती है, महीन पीसती है, और इस देश के हर लोगों को बराबर का मौका मिलेगा। और हर घर से मैं चाहता हूँ कि डीएसपी संतोष पटेल जैसे अधिकारी निकले, ताकि ये मुल्क और मजबूत और बेहतर हो। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया डीएसपी साहब हमारे ऑफिस में दफ्तर आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। सभी को मेरा जय हिंद। आप लोग की राय बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।